वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर की हिस्ट्री, और हमारी इस हिस्ट्री का नाम है इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुद्दे। तो हमारी बुक का नाम मैंने आपको बता दिया। तो आज हम करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में यूनिट सेकेंड का चैप्टर फर्स्ट। इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर्स हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारा सेकंड चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, हमारी सेकंड यूनिट का नाम है प्रथम विश्व युद्ध। अच्छा, एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इससे पहले जो हमने हमारी यूनिट फर्स्ट बनाई थी यानी यूनिट 2, अब हम जितना भी ये जो पूरी बुक है ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूरा कॉन्टेंट रेडी किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट। हमारे चैप्टर फर्स्ट का नाम है यूरोप और विश्व में प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम और दौर। तो इसे पढ़कर क्या समझ आ रहा है? देखो, यूरोप में और पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए और उस दौरान क्या क्या हुआ, तो यही सब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट में हमारे यूनिट सेकंड के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। तो 4 साल तक ये युद्ध चला, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी कि प्रथम विश्व युद्ध मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के बीच लड़ा गया। तो ये जो हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था इसको 2 ग्रुप्स के अंदर बांट दिया था कि किन किन देशों के बीच में हुआ। तो 2 गुट बना दिए। पहला जो गुट था उसका नाम था मुख्य शक्तियाँ, और दूसरे वाले गुट था यानी कि मित्र देशों का जो ग्रुप था वो। तो अब हम देखेंगे ये जो मुख्य शक्तियाँ आई हैं इनके अंदर कौन से देश शामिल थे। देखो मैं बताती हूँ, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये जो मित्र देश का आप एग्जाम्पल ले लो, कैसे 2 गुट थे। तो इनके अंदर क्या था, बहुत सारे देश ना जुड़े हुए थे, यानी कि 4-5 देश मिलकर इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, 4-5 देशों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया और फिर इन देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो क्या कौन से ग्रुप थे? मुख्य शक्तियों और मित्र देशों, इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। अब हम देखेंगे मित्र देश में कौन से देश आते थे, कौन से देश साथ में जुड़े हुए थे। तो ये जो मित्र देश इनमें फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश जो थे वो शामिल थे। और 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि 1917 के बाद अमेरिका भी इन्हीं देशों के साथ मिल गया और इसने भी मित्र देशों की तरफ से युद्ध में भाग लिया। किसने? अमेरिका ने। यानी कि मित्र देशों की तरफ से फिर कौन कौन लड़ा? फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ऐसे जो भी शक्तिशाली देश थे ये सब शामिल होकर इन्होंने युद्ध लड़ा। अब बात करें केंद्रीय शक्तियों की या फिर मुख्य शक्ति, जो हमने भी ऊपर बताया था आपको, तो इसमें शामिल थे प्रमुख देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। जो ऐसे देश थे वो सारे केंद्रीय शक्ति और मुख्य शक्ति के अंदर शामिल थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण, यानी कि किन किन कारणों की वजह से ये युद्ध हुआ। देखो यार, यहाँ पे मैंने आपको बहुत शॉर्ट में पॉइंट्स बताए हुए हैं, बट मैं भी आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप एग्जाम में अगर आपके आता है क्वेश्चन तो आप इसको अच्छे से एक्सपेंड करके लिख सकें। देखो मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि ना तो मेरा कंटेंट इतना बड़ा और कंफ्यूजिंग हो जाए कि आप लोगों को समझ ही ना आए। तो आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैंने बहुत ईजी से ईजी रखा है और मैं अब आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर दूंगी ताकि आप एग्जाम में एक्सटेंड करके आंसर लिखें और आपको फुल मार्क्स मिल जाए। हाँ, तो प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण है उसमें पहला कारण है फ्रांस और जर्मनी में शत्रुता। यानी कि फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे उस टाइम पे, यानी कि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गहरी दुश्मनी रखते थे, एक दूसरे को देख कर बिल्कुल भी ठंडे नहीं थे। देखो क्या होता है यार, 1870 और 71 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था फ्रांस और जर्मनी का, जिसमें क्या होता, फ्रांस हार गया था और जर्मनी ने जो है फ्रांस के 2 महत्वपूर्ण प्रांत यानी कि दो इम्पोर्टेंट जगह जो थी वो छीन ली थी, फ्रांस से वो हथिया ली थी। तो जिसकी वजह से क्या होता, फ्रांस गुस्से में आ गया और फ्रांस ने जर्मनी से बदला लेने के लिए युद्ध छेड़ दिया। तो ये भी एक कारण बना प्रथम विश्व युद्ध के होने का। नेक्स्ट हमारा जो
कारण है वो है यूरोप का दो विरोधी गुटों में बट जाना। इसमें क्या हुआ था, देखो जो यूरोप है ना, उसके जो देश थे ना वो आपस में मतलब कि एक गुट बनाने लग गए। यानी कि जैसे कि आप देख लो, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया और दूसरे देशों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया। तो फिर ये जो ग्रुप्स है ना देशों के, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जलते थे। मतलब अगर आप, मतलब कहने की बात है कि अगर ऊपर से देखने थे इन देशों को, ऊपर से देखो तो ऐसा लगता था कि हाँ पूरे यूरोप में शांति छाई हुई है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन आपस ही आपस में ये जो गुट थे, ये जो देश थे, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जलन खाते थे। मतलब एक दूसरे पर इन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, है ना। और इन्हें एक दूसरे से डर लगा रहता था कि ये हम पर हमला कर देगा या फिर ये हम पर हमला कर देगा। तो इस वजह से ये जो इनकी भावना थी, और ये जो यूरोप दो हिस्सों में बट गया था, तो ये भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना, जिसकी वजह से युद्ध हुआ। क्योंकि देखो क्या था ना यार, दोनों गुटों को ऐसा लगता था, यानी कि जितने भी ग्रुप्स बने हुए थे, इनको ऐसा लगता था कि ये हम पे हमला कर देगा, ये हम पे हमला कर देगा। तो अपने आप को हमलों से बचाने के लिए ये अंदर ही अंदर तैयारी करते रहते थे कि अगर हम पे हमला हो गया तो हम कैसे बचेंगे, या फिर हम दूसरे देश पर कैसे हमला करें, हम इस पर कैसे हमला करें। तो ये अंदर ही अंदर तैयारियां करते रहते थे। तो इस वजह से भी इनके बीच में जो है मतलब विश्व युद्ध होने के चांसेस बढ़ गए और एक युद्ध होने का कारण बना। नेक्स्ट अब आता है हमारा सैन्यवाद। ठीक है, देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिलिट्रिज्म। तो इसमें हमारा क्या आता है, तो देखो इसमें आता है यूरोप के अंदर जितने भी देश थे, यानी कि यूरोप है, यूरोप के अंदर जितने भी देश थे, उन सब ने क्या करा, उन सब के अंदर अपनी सेना को बढ़ाने की मतलब होड़ लग गई कि हमारी सेना 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, अपनी सेना को बढ़ाने की होड़ लग गई। हथियारों का निर्माण करने की होड़ लग गई कि हमने तो इतने हथियार जो है इनका निर्माण किया, हमारे पास इतने हथियार हैं, हमारे पास इतनी पनडुब्बियाँ हैं, हमारे पास इतने, मतलब मैं एज एन एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि इतने हमारे पास परमाणु बम है, इतने बम, इतने टैंक वगैरह, मतलब ये जो है होड़ लग गई। तो इसी को बोलते हैं सैन्यवाद। तो इनके पास सैन्यवाद की होड़ लग गई एक दूसरे को, और जिसकी वजह से क्या है, युद्ध होने की संभावना बढ़ गई। क्योंकि देखो यार, अब कोई देश, मतलब इतने सारे देश अपने पास इतने सारे वेपन्स इकट्ठे कर रहे हैं, इतने सारी मतलब अपनी सेना बना रहे, क्यों बना रहे, कुछ तो उनके माइंड में होगा ना। तो ये जो इनकी होड़ थी एक दूसरे को नीचा दिखाने की, ये युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बनी। नेक्स्ट अब आता है समाचार पत्रों द्वारा जनमत विषैला बनाना। देखो यार, आपको भी पता है जो समाचार पत्र होते हैं, जो रिपोर्टर्स यानी कि जितनी भी मीडिया होती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सबकी लाइफ में, क्योंकि सब लोग न्यूज़ देखते हैं। तो उस टाइम पे भी समाचार पत्रों ने, मीडिया ने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इनका रोल क्या था, इन्होंने जितनी भी जनता थी, यानी कि जनता के मन में बहुत ज़्यादा जहरीले विचार, यानी कि विषैला बना दिया उन्होंने उनके मन को। मतलब उनके मन में युद्ध को बढ़ावा देते थे कि युद्ध होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कि जर्मनी, मतलब आप एग्जाम्पल में लो फ्रांस और जर्मनी को, ठीक है ना। तो जर्मनी की मीडिया दिखाने लग गई कि फ्रांस हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, ऐसा हो रहा है, अब हमें युद्ध लड़ना चाहिए, अब युद्ध दूर नहीं है, ऐसी न्यूज़ दिखाने लग गए। सेम यही हुआ जर्मनी में कि वो कहने लगे फ्रांस हम पे इतना वो कर रहा है, फ्रांस ने ये ले लिया, फ्रांस ने ये कर दिया। तो इस तरीके से क्या है, इन लोगों ने, यानी कि जो समाचार पत्र थे और जो मीडिया थी, इन्होंने अपनी जनता के विचारों में जहर घोल दिया युद्ध के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना विश्व युद्ध के होने का। ये पॉइंट क्लियर हो चुका है आपको। तो ये 4 पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा साम्राज्यवादी स्वार्थों की टक्कर। तो इसमें क्या था, देखो यूरोप के अंदर जितने भी देश थे, जितनी भी शक्तियां थी, यानी कि जितने भी देश थे, वो सब अपने अपने साम्राज्यों को बढ़ाने में लगे हुए थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं वही आपको फ्रांस और जर्मनी बोलूँगी कि जर्मनी और फ्रांस अपने आप को बढ़ाने में लगे हुए थे। तो इनका क्या हो गया, तो इन्हें एक दूसरे से खतरा महसूस होने लगा। मतलब देखो, साम्राज्यवादी स्वार्थों की टक्कर यहाँ पे मैं बोलना चाह रही हूँ कि यूरोप के अंदर जितने भी देश थे, जितनी भी शक्तियाँ थी, वो आपस में मतलब वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने की, अपने पूरे देश को बढ़ाने की मतलब कोशिश करने लगे कि मतलब हम तुमसे ज़्यादा अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर साम्राज्यवादी स्वार्थ समझ आ गई कि अपने आप को ऊपर दिखाने की होड़ लग गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, युद्ध होने की संभावना बढ़ गई। तो ये भी एक कारण बना प्रथम विश्व युद्ध के होने का। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीयता की भावना और उग्र राष्ट्रवाद। तो देखो, राष्ट्रीयता की भावना से क्या समझ रहे हो आप, कि देखो अगर आपका देश है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लेते हैं इंडिया को, ठीक है। अभी हमारे देश के जितने भी निवासी है, जितने भी
हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम सब लोग, हम अपने देश को लेकर जो विचार रखते हैं कि हम अपने देश को लेकर कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, यानी कि आप बोलो कि मेरा देश इतना अच्छा, मतलब अपने देश को लेकर सोचते हैं, हम अपने देश के बारे में क्या विचार रखते हैं, देश के बारे में अच्छे विचार रखना, वह योग्य एक तरीके से राष्ट्रीयता की भावना कि अपने देश के हित में काम करना। तो उस वक्त क्या हुआ, यूरोप के अंदर राष्ट्रीयता की भावना बहुत बढ़ गई। हर कोई, मतलब जितने भी नागरिक थे यूरोप में, सब लोग अपने अपने देश को लेकर सोचने लगे कि हमारा देश, मतलब सबके मन में अपने अपने देश के लिए विचार जो भावना थे वो जागरूक हो गए। और उसी से क्या हुआ, उसी टाइम पे इन समाचार पत्रों ने जो है एक बहुत ही गंदा रोल प्ले किया कि ये जो राष्ट्रीयता की भावना थी, इन्होंने इसको उग्र राष्ट्रवाद में बदल दिया। यानी कि अब जो लोग थे वो गुस्सा होने लगे, ये लोग गुस्सैल हो गए। उग्र का मतलब क्या होता है, विरोधी, गुस्सैल जो होते हैं, ठीक है ना। तो उग्र राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई। देखो, राष्ट्रीयता की भावना तो थी, लेकिन वही राष्ट्रीयता की भावना आगे चलकर उग्र राष्ट्रवाद बन गई। यानी कि इसी ने ही एक बहुत गुस्सैल रूप ले लिया। लोग अपने देश को लेकर इतने ज़्यादा वो होने लगे कि युद्ध करने में उनको बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ। तो ये भी एक कारण था प्रथम विश्व युद्ध के होने का। नेक्स्ट आता है जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जर्मनी जो थी ना, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप के विस्तार करना चाह रहा था कि उसने एक नीति अपनाई, एक स्ट्रेटेजी अपनाई अपना विस्तार करने के लिए, अपना बढ़ावा, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जर्मनी ने जो नीति अपनाई, ये बहुत ही गलत नीति अपनाई। मतलब कि इससे क्या हुआ, इसने दूसरे देशों का भला नहीं सोचा बिल्कुल भी, और तो ये भी एक कारण बना प्रथम विश्व युद्ध के होने का। नेक्स्ट जो हमारा है वो है किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। देखो यार, दो इतने बड़े देश अपने मन में दुश्मनी बनाए हुए थे, यूरोप में दो गुट बट गए, मतलब सैन्यवाद इस लेवल पे पहुंच गया कि जितने भी सारे देश हैं वो इतने गंदे तरीके से हथियार बनाने लगे कि एक टाइम पे आकर युद्ध ही हो गया। तो इनको रोकने के लिए कोई भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी कि वो ऐसे चीज़ों को रोक सके। मतलब पूरे विश्व के अंदर शांति बनाए रखने के लिए ऐसी कोई संस्था नहीं थी। जैसे कि आज के टाइम पे तो राष्ट्र संघ वगैरह है, तो उस टाइम पे ऐसी कोई संस्था नहीं थी। ऐसी संस्था की कमी थी जो देशों में शांति बनाए रखे और युद्ध जैसी संभावना जो है, युद्ध जैसी जो घटना उसको कभी होने ही ना दे। तो ये भी एक कारण बना प्रथम विश्व युद्ध के होने का, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, उसका अभाव था। नेक्स्ट आता है तत्कालीन कारण था एक आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। ये जो आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड थे, ये ऑस्ट्रिया के, यानी कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ना बोस्निया की यात्रा पर गए हुए थे अपनी फैमिली के साथ। तो वहाँ पर क्या हुआ, बोस्निया में किसी स्टूडेंट ने इनके ऊपर हमला कर दिया और इनको इनकी फैमिली के साथ मार दिया। और ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के राजकुमार। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, यूरोप में एकदम से मतलब भूचाल टाइप आ गया कि हमारे, मतलब ऑस्ट्रिया कहाँ का था, एक यूरोप की जगह थी ना, यूरोप का देश था ना। तो यूरोप में हड़कंप मच गया कि ऑस्ट्रिया का जो है राजकुमार, उनको बोस्निया में मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये जो इनकी हत्या थी, इनकी जो मृत्यु थी, ये एक बहुत बड़ा कारण बना प्रथम विश्व युद्ध के होने का, क्योंकि फिर इन लोगों ने, ऑस्ट्रिया ने अपना बदला लेने के लिए भी इस युद्ध में वो जुड़ गए। नेक्स्ट आता है परस्पर, यानी कि म्यूचुअल रक्षा सहयोग। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि देखो जैसे फ्रांस है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था ना ऊपर, फ्रांस और जर्मनी ले लो आप, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, जर्मनी ने अगर फ्रांस के ऊपर हमला किया, तो देखो यार फ्रांस ने ना बहुत सारी संधियां कर रखी थी। मतलब सोच लो आप, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लो रूस, ब्रिटेन। तो इन्होंने ऐसी संधियां की हुई थी कि अगर फ्रांस के ऊपर कोई हमला करेगा तो रूस और ब्रिटेन जो है वो फ्रांस की तरफ से लड़ेंगे। तो इस संधियों में क्या था, फ्रांस ने बोला था अगर कोई मेरे ऊपर हमला करेगा तो तुम मेरे साथ लड़ना, और अगर कोई तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगा। तो ये कुछ ऐसी संधियां की हुई थी। इसी तरीके से जर्मनी ने भी कुछ संधियां की हुई थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे आए। मतलब जितने भी देश थे ये एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, युद्ध जो है एक बहुत बड़े लेवल पे हुआ। सोचो यार, फ्रांस और जर्मनी आपस में लड़ते, कुछ टाइम लड़ते, क्या पता शायद वो युद्ध इतने गंदे लेवल पे ना होता, इतना ज़्यादा विध्वंसकारी वो युद्ध ना होता, वो ख़त्म हो जाता थोड़े बहुत नुकसान के बाद।
लेकिन जब दुनिया के सारे ही देश एक दूसरे के खिलाफ हो गए, एक दूसरे के साथ मिल गए, तो अब सोचो वो युद्ध कितने बुरे लेवल पे हुआ, जो कि आज हम पढ़ते हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण था कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो क्यों हुआ। तो परस्पर यानी कि म्यूचुअल रक्षा सहयोग जो था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना कि देशों ने बोल रखा था कि अगर कोई तुम पे हमला करेगा तो हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम हमारे लिए लड़ना। तो ये जो था ये भी एक कारण था। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ये मैंने आपको सब क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप ये कारण आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है युद्ध के चरण, यानी कि युद्ध किन किन चरणों में हुआ, अब हम उसे पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कई मोर्चों यानी कि मार्च आप बोलो, कई जगह पर मतलब कई लेवल्स पर मोर्चों पर संघर्ष शुरू हुआ। इसके दो मोर्चे मुख्य यानी कि मेन थे, जिसमें एक था पश्चिमी मोर्चा जहां जर्मनों ने ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिकियों के साथ संघर्ष किया, और दूसरा मोर्चा था पूर्वी मोर्चा जिसमें रूसियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। तो देखो क्या हुआ था, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ये जो महाद्वीप थे, यूरोप और अफ्रीका और एशिया, ये जो महाद्वीप थे, ठीक है ना, इनके बीच में यानी कि यहाँ पर कई मोर्चों पर संघर्ष हुआ, यानी कि एक तरीके से युद्ध हुआ। तो यहाँ पे मेन दो मोर्चे थे, ठीक है ना। पहला था जिसमें एक तो था पश्चिमी मोर्चा, दूसरा था पूर्वी मोर्चा। पश्चिमी मोर्चा यानी कि जो पश्चिमी देशों के बीच में, पूर्वी मोर्चा यानी कि जो पूर्वी जगह पे हुआ। तो जो पश्चिमी मोर्चा हुआ इसमें जर्मनी ने, यानी कि जितनी भी जर्मनी देश थे, इसने जर्मनी ने ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिकियों यानी कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ा था। पश्चिमी मोर्चे पे अगर बोलो तो जर्मनी ने युद्ध लड़ा था फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ, और पूर्वी मोर्चे पर युद्ध लड़ा था रूस ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगेरियन सेनाओं के खिलाफ, यानी कि ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना और जर्मनी के खिलाफ रूस ने युद्ध लड़ा था। तो दो मोर्चे पर यह युद्ध हुआ था ज़्यादा, पश्चिमी मोर्चा और पूर्वी मोर्चा। पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी ने युद्ध लड़ा था, पूर्वी मोर्चे पर रूस ने युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हुई। यानी कि देखो क्या हुआ, युद्ध होते होते हुए जैसे शुरुआत ही हुई थी युद्ध की 1914 में, तो युद्ध स्टार्ट हुआ था, आपको भी पता है ना। तो 1914 में जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ तो थोड़े समय के लिए तो जो है जर्मनी को, यानी कि पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हो गई, यानी कि जर्मनी जो था वो जीतता हुआ दिख रहा था कि जर्मनी जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद पश्चिमी मोर्चा जो था वो थोड़ा शांत हो गया और एक बहुत लंबा और भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसी बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई। देखो यार, पश्चिमी मोर्चे पर तो जर्मनी जो था उसको पहले बढ़त हासिल हो रही थी, लेकिन बाद में वो मतलब जर्मनी बाद में थोड़ा शांत होता हुआ दिखा और उसके बाद एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। पूर्वी मोर्चे की बात की जाए तो जर्मनी जो है उसकी स्थिति मजबूत हो गई थी, यानी कि जर्मनी अब युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर भी जीतता हुआ दिख रहा था। वर्ष 1917 में दो घटनाएं हुई, यानी कि ऐसी दो मेन घटनाएं हुई जिसने मतलब जो है पूरे विश्व युद्ध पर बहुत ज़्यादा जिसका असर पड़ा। तो वो घटनाएं क्या थी वो देखते हैं। तो दो घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया, यानी कि पूरा युद्ध का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पूरा रुख बदल गया इन दो घटनाओं की वजह से। पहली घटना थी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो मित्र राष्ट्रों के बेड़े में शामिल हो गया था, यानी कि अब राज्य मित्र राष्ट्रों की मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था। दूसरा, रूसी क्रांति के बाद जो है रूस पूरी तरीके से युद्ध से बाहर हो गया, क्योंकि रूसी क्रांति के बाद रूस को सही नहीं लगा कि अब वो लड़ेगा, रूस के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी, वो युद्ध से बाहर हो गया और उसने एक अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये दो ऐसे घटनाएं घटी थी जिसने पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया। पहला तो अमेरिका युद्ध में जुड़ गया, दूसरा रूस बाहर हो गया। ठीक है, अंत में वर्ष 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों के पलटवार ने जर्मन सेना को वापसी हेतु मजबूर कर दिया। यानी कि क्या हुआ, जब आखिरी साल चल रहा था 1918, तो क्या हुआ, जर्मनी ने आक्रमण किया मित्र देशों के ऊपर। लेकिन अब क्या हुआ, मित्र देशों ने ऐसा पलटवार किया, यानी कि एक ऐसा पलटा मारा जर्मनी देश को, जर्मनी जो सेना थी उनको भगा दिया। और अक्टूबर नवंबर 1918 में
तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। देखो क्या हुआ, जर्मनी को वापस भगा दिया, यानी कि जर्मनी जो थी उसकी सेना ने वापस कर लिया, यानी कि वो वापस हो गई। और 1918 में तुर्की और ऑस्ट्रिया ने भी आत्मसमर्पण कर दिया मित्र राष्ट्रों के आगे कि हम हार गए, आप जीत गए, जिससे जो है जर्मनी अकेला पड़ गया। फिर एंड में जाकर जर्मनी ने भी युद्ध को शांत करने के लिए, यानी कि देखो फिर वो भी अकेला पड़ गया, तो फिर उसने भी मजबूरी में आत्मसमर्पण कर दिया था। युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। देखो क्या हुआ, युद्ध में हार गया था पहले तो जर्मनी, फिर ऊपर से उसके ऊपर इतना ज़्यादा आर्थिक संकट आ गया क्योंकि जर्मनी ने अपनी बहुत ज़्यादा अपने देश का जितना भी पैसा था वो सारा लगा दिया था इस युद्ध में। लगभग आप लगा लो 90% पैसा जो था वो उसने इस युद्ध में लगा दिया था। तो इनको एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जर्मनी के अंदर बहुत सारे विद्रोह उत्पन्न हो गए कि यानी कि जर्मनी की जो जनता थी वो अब जर्मनी की राजा का जो भी शासन कर रहे थे उनका विद्रोह करने लगी कि आपकी वजह से ये क्या हो गया। और जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय को गद्दी त्यागनी पड़ी, यानी कि उनको अपनी सीट से हटना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ विद्रोह होने लगे थे। और इसके बाद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हुई और साथ ही नई सरकार ने, जो भी नई सरकार आई, उसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि हाँ ठीक है, हम हार मानते हैं, मित्र राष्ट्र जो थे वो जीत गए हैं, हम हार गए हैं। उन्होंने एक ऐसे घोषणा पत्र पर साइन कर दिया और ये जो इतना विध्वंसकारी प्रलयकारी विश्व युद्ध था ये खत्म हो गया। तो ये पूरा था युद्ध के चरण कि युद्ध किन किन चरणों में हुआ। पहला तो था कि ये दो मोर्चों पर ये युद्ध छिड़ा था, पश्चिमी मोर्चा और पूर्वी मोर्चा। दूसरा था कि पहला जो जर्मनी था उसको पहले युद्ध में बढ़ोतरी यानी कि बढ़त मिल रही थी, लेकिन बाद में जो है ये एक बहुत क्रूर युद्ध हो गया। बाद में फिर 1917 में 2 घटनाएं घटी थी जिसमें अमेरिका शामिल हो गया था और रूस निकल गया था। फिर 1918 में जो है जर्मन ने एक आक्रमण किया, लेकिन मित्र देशों ने एक ऐसा पलटवार किया कि जर्मनी को वापस होना पड़ा और 1918 में तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अब देखो, जैसे जर्मनी हार गया था तो उसके अंदर, उस देश के अंदर विद्रोह होने लगे, जिसकी वजह से जो सरकार थी उसको गद्दी त्यागनी पड़ी और नई सरकार बनी और गणतंत्र की स्थापना हो गई। और उस सरकार ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और ये जो युद्ध था पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो किन किन चरणों में ये युद्ध हुआ, कैसे खत्म हुआ, ये पूरा मैंने आपको इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर क्लियर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन था, यानी कि युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन था। देखो यार, ये जो वर्साई संधि आई थी, हमारी जो वार्सा संधि थी, इसमें तो बोला गया था, इसमें युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था। यानी कि देखो, मित्र राष्ट्रों ने वार्सा संधि बनाई थी तो इन्होंने बोला कि पूरा युद्ध ही जर्मनी की वजह से हुआ है, तो इन्होंने तो पूरी तरीके से जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन अब हम यहाँ खुद से जानना चाह रहे हैं सारे फैक्ट्स को देखते हुए कि असल में जिम्मेदार कौन था। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, युद्ध में शामिल कोई भी देश युद्ध के लिए खुद को उत्तरदायी यानी कि जिम्मेदार नहीं मानता था। देखो यार, युद्ध में इतने सारे देश शामिल थे, अमेरिका, रूस, ठीक है ना, और मतलब बहुत सारे देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, किसी ने भी अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराया, किसी ने नहीं बताया कि युद्ध मेरी वजह से हुआ है, बल्कि हर देश ये दावा करता था कि इन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन जो सामने वाला देश था यानी कि जो शत्रु देश थे उनकी स्ट्रेटजीज के कारण यानी कि उनके कारण ये युद्ध हुआ। हमने तो शांति बनाए रखने की कोशिश की लेकिन सामने वाला ही नहीं माना, तो इन लोगों ने ये बहाना दे दिया। हालांकि वार्सा संधि की एक धारा में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों को युद्ध के लिए उत्तरदायी माना गया। तो वार्सा संधि में जर्मनी और जो देश उसके साथ थे उनको उत्तरदायी माना गया कि सिर्फ इन्हीं की वजह से युद्ध हुआ। किंतु यह मित्र राष्ट्रों का एक पक्षीय यानी कि एक तरफा निर्णय था। देखो यार, वार्सा संधि जो थी ये मित्र राष्ट्रों ने बनाई थी, तो इन्होंने इसके अंदर अपना मतलब खुद इन्होंने किसी से राय नहीं मांगी दूसरे देशों से, ठीक है, कि अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि प्रथम विश्व युद्ध किसकी वजह से हुआ। तो इन्होंने सिर्फ अपना फैसला सुना दिया, किसी भी देश से कोई भी राय नहीं मांगी। तो इन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया, एक तरफा फैसला दिया इन्होंने कि जर्मनी और जो उसके सहयोगी राष्ट्र थे उनकी वजह से ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की जायज मांगों को अस्वीकार कर युद्ध शुरू करवा दिया। देखो यार, सर्बिया जो था ना उसने ऑस्ट्रिया की जितनी भी जायज मांगे थी यानी कि ऑस्ट्रिया ने कुछ अपनी मांगे रखी थी सर्बिया के आगे,
सर्बिया ने उन्हें नहीं माना, जिसकी वजह से क्या हुआ, युद्ध शुरू हुआ और ऑस्ट्रिया द्वारा युद्ध की घोषणा की गई। अब जब ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी तो उसके बाद रूस जो था वो सैनिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो गया, यानी कि मजबूर हो गया। क्योंकि देखो, रूस ने जो है सर्बिया के साथ संधि की हुई थी कि अगर आप युद्ध लड़ोगे तो हम आपके साथ आएंगे युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है ना। यानी कि अगर आपके खिलाफ कोई युद्ध करेगा तो हम आपके साथ हैं। तो इसी मजबूरी के साथ साथ रूस जो है वो सैनिक कार्रवाई के लिए तैयार हो गया कि हाँ ठीक है, अब हमें भी अपने सैनिक तैयार करना है, युद्ध के लिए जाना है। अगर देखो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स ये बात होती कि रूस जो है समझाने की कोशिश करता, खुद से मतलब एकदम से लड़ने के लिए ना आता, ऑस्ट्रिया को समझाता या फिर सर्बिया को समझाता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की जायज मांगों को अस्वीकार कर युद्ध शुरू करवा दिया। देखो यार, सर्बिया जो था ना, मतलब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से अपनी कुछ जायज मांगे रखी थी, होगा इनका कोई मुद्दा, तो सर्बिया ने उन मांगों को नहीं माना और युद्ध शुरू करवा दिया। ऑस्ट्रिया ने जो है युद्ध की घोषणा कर दी, और जब ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी तो रूस के जो सैनिक है वो कार्रवाई के लिए बाध्य हो गए। यानी कि अब रूस के जो सैनिक थे, यानी कि रूस जो था वो युद्ध करने के लिए मजबूर हो गया। सर्बिया की समस्या को हल करने के बजाय रूस ने इसका समाधान सैनिक कार्रवाई द्वारा करने का निर्णय लिया। यानी कि कहता है, सर्बिया की जो समस्या थी रूस ने उसे तो हल नहीं किया, बल्कि इसके समाधान के लिए, यानी कि इसको हल कैसे किया जा सकता है, अब तो सिर्फ युद्ध ही हो सकता है, युद्ध से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। रूस ने एक ऐसी विचारधारा रखी जिसकी वजह से युद्ध हुआ। क्योंकि देखो यार, इधर से रूस आ गया अपने देश की तरफ से, सर्बिया ऑस्ट्रिया की तरफ से कि यहाँ से मैं लड़ूंगा, उधर से दूसरे देश आ गए कि हम इसकी तरफ से लड़ेंगे, और भी देश जुड़ गए रूस के साथ। तो इस तरीके से क्या हुआ, पूरा युद्ध हुआ। अगर यहीं पे रूस ये रुख ना अपनाता कि एकदम से सैनिक कार्रवाई कर दी, वो शांति से समझाता, तो क्या पता युद्ध ना होता। जर्मनी की मजबूरी यह थी कि वह अपने मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया का साथ नहीं छोड़ सकता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जर्मनी की भी मजबूरी थी कि वो ऑस्ट्रिया का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में भी संधि हो रखी थी। जैसे मैंने ये भी आपको पूरा बताया ना, सर्बिया और रूस एक साथ हो गए थे, तो इसी तरीके से जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो थे वो एक साथ हो गए, क्योंकि इनके बीच में भी संधि हो रखी थी। इसीलिए रूस द्वारा सैनिक कार्रवाई आरंभ होने पर जर्मनी ने भी सैनिक कार्रवाई के लिए वो भी मजबूर हो गया और उसने भी अपनी सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। वहां से रूस आ गया, इधर से जर्मनी आ गया। इंग्लैंड ने भी युद्ध की स्थिति को टालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसने अपने सहयोगी राष्ट्रों का, यानी कि जो इंग्लैंड के जो सहयोगी राष्ट्र थे, सहयोगी देश थे, उसने उन्हें युद्ध से दूर रहने की सलाह नहीं दी। उसने ये नहीं कहा कि आप देखो यार, उस टाइम पे जो इंग्लैंड था ना वो एक सुपर पावर देश था, तो इंग्लैंड ने किसी को ये नहीं बोला कि आप युद्ध से दूर रहो, आप क्यों बीच में जा रहे हो, नहीं। इंग्लैंड ने कोई युद्ध को शांत रखने की कोई ऐसी सलाह नहीं दी, और इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों गुटों के राष्ट्र युद्ध में शामिल होते गए। यानी कि इधर सर्बिया से जुड़ते रहे मतलब, और ऑस्ट्रिया के देश भी जुड़ते रहे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक छोटा युद्ध जो था वो विश्व युद्ध में बदल गया। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी देश जो है वो उत्तरदायी थे। इसके लिए किसी भी एक देश को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जिस तरीके से वार्सा संधि में सिर्फ और सिर्फ जर्मनी और उसके देशों को, यानी कि उसके सहयोगी देशों को जिम्मेदार ठहराया है, तो ये बात यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाह रही हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी देश शामिल थे। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही देश या फिर कुछ ही देश शामिल, यानी कि सिर्फ कुछ ही देश जिम्मेदार थे। तो ये पॉइंट, ये वाला जो पूरा हमारा टॉपिक था, क्लियर हो गया कि कौन से देश जिम्मेदार थे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार था। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि कोई स्पेसिफिक देश या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन जिम्मेदार था, तो सभी देश जिम्मेदार थे, कहीं ना कहीं सभी ने गलती की थी। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखने वाले हैं वो युद्ध के परिणाम या प्रभाव, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया, अब उसके क्या असर पड़ा, क्या परिणाम हुए, उसके अब हम वो पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं मानवीय प्रभाव, यानी कि इंसानी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इसका। ठीक है, तो देखो यार, इस युद्ध में लगभग मतलब लड़ने वाले लोगों के आंकड़े सदमा पहुंचाते हैं। यानी कि इस युद्ध में इतने लोगों ने, इतने सैनिक इस युद्ध में लड़े कि हम सोच भी नहीं सकते कितने सैनिक लड़े। इस युद्ध में लगभग 6000 सैनिक रोज मारे जा रहे थे। अब अगर आप सोचो 6000 सैनिक रोज मर रहे हैं और ये युद्ध 4 साल तक चला, तो इस युद्ध में कितने सैनिक लड़े हुए होंगे, यानी कि कितने सैनिक लड़े इस युद्ध को। तो 6000 सैनिक रोज मारे जा रहे थे लगभग, यानी कि कुल मिलाकर 650 लाख सैनिक मारे गए। यानी कि 4 साल के अंदर 650 लाख सैनिक मारे गए। इतने सैनिक तो मारे गए,
इसके अलावा जितने लड़े इनका तो अभी मेरे पास कोई डाटा है ही नहीं, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल दे रखा, आपकी बुक में से मैंने टेबल लिया था। मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रही हूँ आप उसको समझना, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी काउंटिंग नंबर दिए हुए इनको ध्यान में ना रखकर जो प्रतिशत यानी जो परसेंटेज दिए उसको ध्यान से देखना। देखो, ऑस्ट्रिया हंगरी की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लो, लामबंदी का मतलब होता है कि कितने लोगों को नियुक्ति हुई यानी कि लिया गया। तो सैनिक यानी कि आप सोचो 78 सैनिक जो है वो यहाँ से लिए गए। कितने? 78 सैनिक। हताहत यानी कि कितने सैनिक अब इसमें मारे गए? 70। तो 78 में से 70 सैनिक मारे गए, यानी कि 90% सैनिक जो है वो मारे गए। 90% सैनिक मारे गए। किसके? ऑस्ट्रिया हंगरी के। दूसरा लेते हैं हम रूस को। तो देखो, सोचो इसने अपनी तरफ से 120 सैनिक जो है वो लड़ाए। अब उनमें से 91.5 इतने सैनिक मारे गए, यानी कि 76% सैनिक मारे गए रूस के। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जितने सैनिकों की नियुक्ति नहीं हो रही थी, सैनिकों को भर्ती नहीं किया जा रहा था, उनसे ज़्यादा तो सैनिक मर रहे थे। तो जिसकी वजह से इस युद्ध में जो है मानवीय प्रभाव अगर हम देखें तो इस युद्ध में मरने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इंसानी जीवन पर। इसी तरीके से ऐसे हर एक देश के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पर आप पूरा टेबल देख सकते हो, ठीक है। तो क्या होता, इस युद्ध ने सभी देशों की जनसंख्या को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। देखो यार, उनके देश में जनसंख्या है, सोचो 100 लोग एक देश में रहते हैं, उन्होंने इसमें से 78 तो युद्ध में ही उतार दिए और उसमें से 70 मर गए। तो क्या हुआ, जनसंख्या कितनी कम हो गई। तो जितने भी देश इस युद्ध में शामिल थे उनकी जनसंख्या पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जन्म दर में गिरावट आई। क्यों? क्योंकि लाखों युवा मारे गए, लाखों लोग घायल हो गए और कई सारी कई औरतें विधवा हो गई और बच्चे अनाथ हो गए। तो इतने सारे सैनिक लोग, यार देखो 650 लाख सैनिक जो थे वो मारे गए, इतने सारे युवा आदमी मारे गए। तो जो जन्म दर था, और औरतें भी जो थी इसमें विधवा हो गई, तो जो जन्म दर था वो बहुत ही नीचे गिर गया। सोचो अगर यहाँ पर एक दिन में 50 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वहाँ पर एक दिन में 1 या 2 बच्चे पैदा हो रहे थे यूरोप में। यहाँ पर मैं जो मेन बात कर रही हूँ वो यूरोप की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। ऐसा पूरे विश्व पे ये प्रभाव पड़ा था, लेकिन ज़्यादा यूरोप पर पड़ा था क्योंकि यूरोप तो लगभग पूरा का पूरा ही इस युद्ध में शामिल था। नागरिकों ने अपनी ज़मीनें खो दी। देखो यार, ये युद्ध हुआ तो इसमें कौन किसकी ज़मीन, मतलब कुछ अता पता नहीं रहा। नागरिकों की जो ज़मीनें थी वो खो गई और अन्य देशों की ओर प्रवास किया, यानी कि अब जो लोग थे वो दूसरे देश जाने लगे, अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाने लगे। जीवित बचे रह गए घायलों को अपना जीवन अस्पताल में व्यतीत करना पड़ा, यानी कि अब युद्ध के बाद जो घायल बचे, जो लोग मतलब जिन हाथ कट गया, पैर कट गया, जो भी लोग घायल थे उनको अपना बचा हुआ जीवन अस्पताल में व्यतीत करना पड़ा, आधे से ज़्यादा लोगों को तो। और जो यूरोप था वो घायल सिपाहियों से भर गया, यानी कि जहाँ भी देखो वहीं घायल सिपाही। कोई ऐसा सिपाही आ रहा है जिसका हाथ कटा हुआ है या फिर जिसका पैर नहीं है, या फिर युद्ध में जिसको कोई ना कोई ऐसी निशानी है जिससे पता चलता है देखने से कि हाँ ये युद्ध में लड़ा हुआ सिपाही है। तो घायल सिपाहियों से भर गया था यूरोप पूरी तरीके से, जिन्होंने युद्ध में अपना कोई अंग खो दिया था। तो यूरोप में जहाँ भी नज़र डालते वहीं कोई ना कोई सिपाही, ऐसा घायल सिपाही नज़र आ रहा था। तो ये जो प्रभाव पड़ा था इंसानी जीवन पर, ये प्रभाव पड़ा था मानवीय जीवन पर। अब हम देखेंगे आर्थिक प्रभाव, यानी कि इस युद्ध का आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत अधिक धन खर्च हुआ था। अब यार, कोई देश युद्ध लड़ने जैसी इतनी बड़ी एक्टिविटी करनी है, आपको उसमें अपनी सेना के लिए खाना भी चाहिए, सेना के लिए रहने की जगह भी चाहिए, ठीक है ना। अपने देश के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए भी सारी चीज़ें चाहिए, अपनी सेना को हथियार भी पहुंचाने हैं, दूसरे देशों के लड़ना भी है। इतनी सारी चीज़ें करने के लिए आपको पैसे तो खर्च लगेगा ना, तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। तो जितने भी देश शामिल थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया अपना। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा जो था वो युद्ध में खर्च किया, यानी कि जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन में इनकी अर्थव्यवस्था का 60% पैसा, अपने देश की अर्थव्यवस्था का 60% पैसा इन्होंने युद्ध में खर्च कर दिया, लड़ाई लड़ने में खर्च कर दिया। देशों को करों को बढ़ाना पड़ा, यानी कि जितने भी टैक्स लगा रहे थे वो अपनी जनता के ऊपर उन्हें बढ़ाना पड़ा। यार, अब वो युद्ध लड़ रहे हैं, उन्हें दूसरे देशों से हथियार भी खरीदने हैं, अपने सैनिकों को भी देने हैं, उनके खाने पीने का भी इंतजाम करना है। कैसे करेंगे? पैसा तो आधा पैसा तो यहीं लगा दिया,
आधे से ज़्यादा ही लगा दिया बल्कि। तो अब बाकी पैसा कहाँ से लाएंगे? तो जनता से टैक्स के रूप में उन्होंने वसूलना शुरू कर दिया। तो टैक्स बढ़ा दिए और अपने नागरिकों से धन भी उधार लेना शुरू कर दिया, यानी कि अपने नागरिक से बोला हमें पैसे उधार दो, हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। तो उधार लेना शुरू कर दिया। उन्होंने हथियार खरीदने और युद्ध के लिए आवश्यक अन्य चीज़ों हेतु भी अपार धन खर्च किया, यानी कि जितने भी देश शामिल थे इस युद्ध में, तो हथियार खरीदने के लिए और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी युद्ध के लिए, उनके ऊपर पैसा खर्च करना शुरू किया। इस स्थिति ने युद्ध के बाद मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को जन्म दिया। तो क्या हुआ यार, इतना ज़्यादा अर्थव्यवस्था बिगड़ गई देशों की कि अब इन देशों में मुद्रास्फीति हो गई, यानी कि महंगाई हो गई, यानी कि हर एक चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई कि पैसे की कीमत कम लगने लगी। तो इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। युद्ध में 58.5 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। 58 यानी कि 58,500 करोड़ रुपए खर्च हुए इस पूरे युद्ध में। इनमें से 1/3 यानी कि ये जो इतने करोड़ रुपए हैं, इसमें से 1/3 जर्मनी और उसके साथियों का था और बाकी बचा हुआ जो 2/3 था वो मित्र राष्ट्रों ने खर्च किया था। तो सोच सकते हैं आप किस लेवल पे खर्चा हुआ था युद्ध में। युद्ध में सम्मिलित राष्ट्रों पर कर्ज का भारी बोझ आ पड़ा, यानी कि अब युद्ध में जितने भी देश शामिल थे उन पर कर्ज का बोझ आ पड़ा, क्योंकि यार उन्होंने युद्ध लड़ने के लिए कर्जे लिए, इधर उधर से दूसरे देशों से, मित्र राष्ट्रों से, जो अमीर देश थे उनसे कर्जे लिए युद्ध लड़ने के लिए। तो ये कुछ आर्थिक प्रभाव थे इस युद्ध के। अब हम देखने वाले हैं सामाजिक परिणाम, यानी कि समाज पर क्या क्या परिणाम पड़ा इस युद्ध का, क्या क्या असर पड़ा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक परिणाम या फिर सामाजिक प्रभाव का, कि प्रथम महायुद्ध में बड़ी संख्या में पुरुषों के मारे जाने या युद्ध में फंस जाने के कारण सामाजिक संतुलन गड़बड़ा गया। देखो यार क्या हुआ, बड़ी संख्या में जो पुरुष थे वो इस युद्ध में मारे गए और वो युद्ध में फंस गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, सामाजिक संतुलन यानी कि पुरुषों की और महिलाओं की संख्या का जो पूरा एक सामाजिक संतुलन था वो बिगड़ गया। अब क्या हुआ, पुरुषों की संख्या कम हो गई, महिलाओं की संख्या बढ़ गई। तो इसकी वजह से समाज पर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। देखो यार, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेल या फिर फीमेल्स ही हमारे मतलब किसी देश के लिए ज़रूरी है। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों का जो रेशियो है, दोनों का जो अनुपात है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक देश की उन्नति के लिए दोनों ही ज़रूरी है। तो यही बात कहती, मेल्स का जो नंबर था वो कम हो गया एंड फीमेल्स का नंबर बढ़ गया। इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के कारण स्त्रियों का महत्व सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बढ़ गया। अब यार देखो, जितने भी मेल्स थे उनकी संख्या तो कम हो गई थी, फीमेल्स की जो संख्या थी वो अपने आप बढ़ गई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो काम पहले पुरुष करते थे, मेल्स करते थे, फैक्ट्रीज में जाना या फिर कोई भी, अब वो काम स्त्रियां करने लगी, फीमेल्स करने लगी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका महत्व बढ़ गया सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में। क्यों? क्योंकि देखो अब मेल्स तो इतना काम कर नहीं रहे थे, फीमेल्स काम कर रही थी, तो वो अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में स्त्रियों ने अपना योगदान दिया और सामाजिक स्थिति को बनाए रखने में भी स्त्रियों ने अपना योगदान दिया। विश्व युद्ध ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया। अब जो समाज का ढांचा था वो पूरी तरीके से बदल गया। पहले जिस तरीके से स्त्रियों को नाजुक सी, छुई मुई, बाहर नहीं जा सकती, इस विचारधारा से देखा जाता था, वो विचारधारा बदल गई। अब स्त्रियां बाहर जाके काम कर रही है, फीमेल्स। अब औरतें पुरुषों की जगह ले रही थी, तो समाज पूरी तरीके से बदल गया। जन्म दर में गिरावट आई। अब वो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे लोग थे वो मारे गए, कुछ घायल हो गए थे और बहुत सारी औरतें विधवा हो गई और बच्चे अनाथ हो गए थे, जिसकी वजह से जो बर्थ रेट था वो एकदम से कम हो गया। महिलाओं की भूमिका में भी परिवर्तन आ गया। मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने कारखानों और दफ्तरों में पुरुषों का स्थान लेना शुरू कर दिया था। कई देशों ने युद्ध खत्म होने के बाद महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए, जिनमें वोट देने का एक अधिकार भी शामिल था कि अब औरतें भी वोट दे सकती थी। पहले सिर्फ मेल्स वोट दे सकते थे, बट अब औरतें भी वोट दे सकती थी। और उच्च वर्गों ने समाज में अपनी अहमियत खो दी। उच्च वर्ग यानी कि जो अमीर वर्ग थे, ठीक है ना, उन्होंने समाज में अपनी अहमियत खो दी, यानी कि अब कोई अमीर गरीब नहीं बचा। अब यार युद्ध के बाद इतना ज़्यादा एकदम से गरीबी आ गई कि कोई अमीर गरीब नहीं बचा, सब एक जैसे हो गए। युवा और यानी कि जो पूरा हमारा युवा वर्ग था, मध्यम यानी कि मिडिल क्लास वर्ग था, निम्न वर्ग यानी कि जो निचली जाति बोले या फिर जो गरीब वर्ग था, इनके पुरुषों और महिलाओं ने युद्ध के बाद अपने देश के पुनर्गठन की मांग की। यानी कि इन वर्गों ने बोला
कि अब युद्ध खत्म हो गया है, तो अब हमारे देश का दोबारा से निर्माण किया जाए या फिर हमारे देश को दोबारा से बनाया जाए। तो इन्होंने अपने देश के पुनर्गठन की मांग की। तो ये कुछ ऐसे सामाजिक परिणाम थे, प्रभाव थे जो समाज पर पड़े उस युद्ध के। अब हम देखने वाले राजनीतिक प्रभाव क्या क्या पड़े। ठीक है, तो पहला आता है निरंकुश राजतंत्रों का अंत। तो इसका मतलब क्या है? निरंकुश राजतंत्र का मतलब क्या हुआ? देखो, निरंकुश का मतलब होता है जो किसी की बात ना माने, मनमाने ढंग से काम करे अपनी इच्छा के हिसाब से। राजतंत्र यानी कि राजा का शासन, किसी राजा का मनमाने ढंग से शासन करना, वही था निरंकुश राजतंत्र। तो अब ये खत्म हो गया था। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो इस युद्ध का एक ये बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भी राजा या फिर कोई भी शासक मनमाने ढंग से शासन करता था किसी देश के ऊपर, तो वो अब खत्म हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में बहुत सारे ऐसे निरंकुश राजतंत्र और राजवंश थे जो खत्म हो गए थे, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस और तुर्की एवं बल्गेरिया के राजतंत्रों का भी अंत हो गया था। यानी कि इनके ऊपर भी जो निरंकुश राजतंत्र थे, निरंकुश राजा जो शासन कर रहे थे, वो भी हट गए थे। इनकी भी तख्ता पलटी हो गई थी, उनको भी भगा दिया गया था। इसके साथ ही जर्मनी के होहेनजोलन, ऑस्ट्रिया हंगरी के हैब्सबर्ग, रूस के रोमनॉव और तुर्की के उस्मानिया राजवंशों का भी अंत हो गया। यानी कि ये कुछ ऐसे राजवंश थे जो शासन कर रहे थे इन सब देशों पर, तो इनका भी अंत हो गया था। और राजवंशों के पतन के साथ ही, यानी कि देखो जैसे ही राजवंशों का पतन हुआ, यानी कि इनका खत्म हो गया, इनका अंत हो गया, तो जो सामंत प्रथा थी, सामंत प्रथा यानी कि जो जमींदारी प्रथा थी, उसका भी अंत हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कोई पॉजिटिव इफेक्ट आया था क्या पूरी दुनिया में, तो हाँ, आप बोल सकते हो कि जो मतलब निरंकुश राजतंत्र था वो पूरी तरीके से लगभग खत्म हो गया था। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट आया था इस युद्ध के बाद। ठीक है, और इसके साथ साथ जो जमींदारी प्रथा थी वो भी यूरोप में बोलो या फिर काफ़ी जगह पे ख़त्म हो गई थी। हमारे भारत में तो ख़त्म नहीं हुई थी, लगभग फिर भी मौजूद थी भारत में, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन इन सब देशों में ख़त्म हो गई थी। अब जो दूसरा राजनीतिक प्रभाव आता है वो आता है यूरोप में गणतंत्र की स्थापना। यानी कि यूरोप के देशों के अंदर अब गणतंत्र की स्थापना हुई। देखो यार, निरंकुश राजतंत्र खत्म हो गई तो उनकी जगह कौन आया? अब गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो राजतंत्र की समाप्ति के बाद यूरोप में गणतंत्र सरकार की स्थापना की गई। गणतंत्र का मतलब क्या होता है यार? यानी कि जनता का तंत्र, जिसमें जनता अपनी सरकार चुनती है, वो होता है गणतंत्र। ठीक है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस और चेकोस्लोवाकिया आदि राज्यों में गणतंत्र की स्थापना की गई। तो यूरोप में पूरी तरीके से गणतंत्र की स्थापना हो गई थी, ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आया। नेक्स्ट आता है लघु राज्यों का उदय। देखो यार, क्या था पहले? क्या था कि जो बड़े साम्राज्य थे, यानी कि जो बड़े देश थे, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका ये वगैरह, इन सब का जो दबदबा था यूरोप में, इन सब का दबदबा था, इन सब के हिसाब से चलता था, इंग्लैंड वगैरह के हिसाब से पूरा यूरोप चलता था। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इन सब ने जो इनका पूरा वर्चस्व था, यानी कि इनका जो दबदबा था, इन्होंने वो खो दिया, इनका दबदबा खत्म हो गया। और जो छोटे छोटे देश थे इनके नीचे, अब वो उभर कर सामने आने लगे। तो यही होता है, तो यही बोला गया है लघु राज्यों का उदय, कि 1914 ईस्वी के पहले के यूरोप में जो विशाल साम्राज्य था उनका दबदबा था, और छोटे छोटे राज्य जो थे वो इन विशाल साम्राज्यों के हिस्से थे, यानी कि सिर्फ एक हम कहते हैं हिस्सा मात्र थे जो इनके कहने के हिसाब से चलते थे। लेकिन महायुद्ध के बाद यूरोप के जो लघु राज्य थे, यूरोप उनका महाद्वीप बन गया, यानी कि अब लघु राज्य जो थे, छोटे छोटे देश जो थे, वो उभर कर सामने आने लगे। तो यूरोप उन्हीं का महाद्वीप बन गया, और इनमें जो मुख्य थे वो थे ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, लिथुआनिया, एस्थोनिया, लटेविया और पोलैंड। ये ऐसे कुछ छोटे देश थे जो उभर कर सामने हैं। तो लघु राज्यों का उदय हुआ, ये एक और पॉजिटिव इफेक्ट था। नेक्स्ट आता है गणतंत्र के खिलाफ प्रतिक्रिया। ये एक नेगेटिव इफेक्ट आया। राजनीतिक प्रभाव में अगर आप देखो तो देखो क्या हुआ, मैंने माना जो राजतंत्र थे, निरंकुश राजतंत्र थे, उनका तो अंत हो गया था और गणतंत्र की स्थापना भी हो गई थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शासक थे जो गणतंत्र को गलत बताते हुए, उनका उल्लंघन करते हुए अपनी इच्छा से शासन करते थे। ठीक है ना, तो उन्होंने गणतंत्र के खिलाफ प्रतिक्रिया की, यानी कि गणतंत्र का विरोध किया। तो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल शासकों ने, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी शासक शामिल थे, उन्होंने गणतंत्रतावादी भावनाओं को
यानी कि उनकी अवहेलना की, उनका उल्लंघन किया और अपनी इच्छा से शासन किया। स्वार्थी शासक देश के कल्याण का बहाना करके अपनी इच्छा के हिसाब से शासन करते थे। ये कहते थे हम आएंगे देश में, हम देश का ये भला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट कुछ नहीं करते थे। अपनी इच्छा से, अपने मतलब के हिसाब से शासन करते थे। विश्व युद्ध के समय जनता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे जनता के जितने भी अधिकार थे उनको खत्म कर दिया गया, यानी कि जनता के सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए। और जिसकी वजह से क्या हुआ, अंदर ही अंदर विद्रोह जन्म लेने लगे, यानी कि विद्रोह होने लगे अंदर ही अंदर देशों में। अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि, ये एक और हमारा राजनीतिक प्रभाव आता है। तो देखो क्या हुआ, प्रथम महायुद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि की और वह यूरोपीय देशों का साहूकार बन गया। देखो क्या हुआ, सबसे पहले था इंग्लैंड, यानी कि जो अगर हम बोले कि जो इंग्लैंड था वो एक तरीके से सुपर पावर था, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इंग्लैंड पे इतनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति आ गई, मतलब ये सुपर पावर नहीं रहा और अब एक नई सुपर पावर उभर कर आई, वो थी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वह यूरोपीय देशों का साहूकार बन गया, यानी कि ये इकलौता एक ऐसा अमीर देश बचा था उस टाइम पे कि ये पूरे यूरोप का ही एक बहुत अमीर देश, एक साहूकार देश बन गया। युद्ध के दौरान और उसके बाद के काल में अमेरिका का जो विदेशी व्यापार था वो दिन दुना और रात चौगुना हुआ, यानी कि इसने इतनी तरक्की की विदेशी व्यापार में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अमीर हो गया है और ये एक सुपर पावर के रूप में उठ खड़ा हुआ। जर्मनी का व्यापार जो था वो व्यापार वाणिज्य पूरी तरीके से चौपट हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ कि उस टाइम पे सुपर पावर इंग्लैंड था या जर्मनी था, तो कोई भी हो, तो जो भी सुपर पावर थी वो पूरी तरीके से मतलब बची नहीं और अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभर गया। नेक्स्ट आता है हमारा सांस्कृतिक प्रभाव। हमने मानवीय जीवन पर प्रभाव और इसके राजनीतिक प्रभाव क्या क्या पड़े, ये सब वगैरह हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े। तो हमने मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़े, आर्थिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े, हमने ये सारे पढ़ लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं सांस्कृतिक प्रभाव। तो सांस्कृतिक दृष्टि से प्रथम युद्ध जो था वो एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा विनाश हुआ संस्कृतियों का, यानी कि देश के अंदर जितनी भी उनकी संस्कृति को दर्शाने के लिए जितने भी मॉन्यूमेंट्स, इमारतें बनाई हुई थी, सबका विनाश कर दिया गया, सबको तोड़ फोड़ दिया गया इस युद्ध के दौरान। तो सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें तो ये युद्ध एक बहुत ज्यादा विनाशकारी युद्ध रहा। लाखों नवयुवक को महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस को छोड़कर सेना में भर्ती होना पड़ा, यानी कि उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और वो सैनिक बन गए। शिक्षा के सरकारी खर्च में भारी कमी की गई। क्यों? अब जो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो तो सब सैनिक बन रहे थे, तो बच्चे इतने पढ़ ही नहीं रहे थे, तो सरकारी खर्च जो था शिक्षा के लिए उसमें कमी की गई, जिससे बहुत सी शिक्षण संस्थाएं जो थी वो बंद हो गई, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेजेस थे जो पूरी तरीके से बंद हो गए और बहुत से विद्वान और वैज्ञानिक युद्ध में मारे गए, ठीक है ना। और बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें और कलाकृतियां खत्म हो गई, यानी कि उन्हें खत्म कर दिया गया, नष्ट हो गई वो। और स्पष्ट है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विकास को बहुत ज़्यादा भारी क्षति हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो सांस्कृतिक दृष्टि में क्या क्या प्रभाव पड़े, तो वो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी ऐसे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया गया, बहुत सारे ऐसे विद्वान और वैज्ञानिक थे जो युद्ध में मारे गए, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस थे। और ऐतिहासिक इमारतें जो थी और जो बहुत सारी ऐसी कलाकृतियाँ थी जो किसी देश की संस्कृति तो दिखाती हैं, तो उनको भी नष्ट कर दिया गया। तो इसीलिए बोला कि सांस्कृतिक विकास को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस युद्ध में। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा आता है वो आता है पर्यावरणीय प्रभाव, यानी कि अब इस देश का पर्यावरण, अब इस युद्ध का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो यार, यह युद्ध स्विट्जरलैंड की सीमा से लेकर उत्तरी समुद्री तक खोदी गई खाइयों से लड़ा गया, यानी कि स्विट्जरलैंड की सीमा से लेकर उत्तरी समुद्र तक जो खाइयाँ खोदी गई उनके द्वारा ये युद्ध लड़ा गया। खाइयों की खुदाई जो थी वो खास घास के मैदानों को रौंदने, वृक्ष और जानवरों के नाश और मिट्टी के कटाव का कारण बनी। देखो यार, अभी अब यहाँ पर बात आती है कि खाई के द्वारा कैसे युद्ध लड़ा गया। देखो यार, हर युद्ध हो रहा है इतने बड़े बड़े, तो अपने आप को बचाने के लिए सेना ने थोड़ी सी खाइयाँ खोदी,
जनता ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए खाइयां खो दी। आपने भी देखा होगा जो अभी युद्ध चल रहा है, तो यार क्या होता है, अगर कोई भी देश के ऊपर हमला होता है, कोई भी देश के ऊपर कोई युद्ध चल रहा होता है, तो ये लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, जनता को सुरक्षित रखने के क्या करते हैं, जमीन के अंदर बहुत बड़े बड़े जगह बना देते हैं जहाँ पर जनता जाके रहती है, और ऐसे बहुत सारी खाइयां खोद दी जाती है जिनके द्वारा सैनिक भी जो होते हैं वो दूसरे देश के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं अपने आप को बचाते हुए। तो इन खाइयों के द्वारा युद्ध लड़ा गया था, जिनकी वजह से क्या हुआ, घास के जो मैदान थे वो रौंद दिए गए, वृक्ष यानी कि पेड़ पौधे और जानवरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इससे, और मिट्टी का कटाव हुआ, तो जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। मिट्टी की जो संरचना थी यानी कि मिट्टी की जो बनावट थी उसको घातक रूप से बदल गई, यानी कि वो पूरी तरीके से बदल ही गई। जहरीली गैसों का प्रयोग हुआ था इस युद्ध में, जो कि एक बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी प्रभाव था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो थे वो गैसों में आंसू गैस, मस्टर्ड गैस और कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको कार्सिनोजेनिक गैस भी कहते हैं, ये कुछ ऐसी गैसेस थे जो इस युद्ध के दौरान यूज हुई थी और जिनका इंसानों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। और ये जो गैसें थी इन्होंने कुल 1 लाख लोगों की मृत्यु का कारण बनी थी ये गैसेस, और जो युद्ध क्षेत्र थे वो प्रदूषित हो गए थे इन गैसेस से, और ज़्यादातर गैस जो थी वो वायुमंडल में घुल गई थी और हवा इनसे जहरीली हो गई थी, लोगों को सांस लेनी मुश्किल हो रही थी उस टाइम पे देखो यार, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था, मतलब कैसे आप बता सकते हो कि इतनी ज़्यादा बंदूकें चल रही थी, आग लगाई जा रही थी, मतलब इतना ज़्यादा लेवल पर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था कि पूरी तरीके से जो देश थे उनकी जो गैसें थी यानी कि जो वायुमंडल था वो जहरीली गैसों से भर गया था, और एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था पूरे पर्यावरण के ऊपर। तो ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स थे, परिणाम थे विश्व युद्ध के, ठीक है, वो सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं वर्साय की संधि यानी कि वार्सा संधि। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में आती है तो जो मैंने लिखवाया एज इट इज टिप देना। तो वार्सा की जो संधि थी 28 जून 1919 को हुई थी, यानी कि इस पर जो साइन किए गए थे वो 28 जून 1919 को इसका साइन किया गया था। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और गठबंधन देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस आदि के बीच में हुई। तो ये संधि किस किस के बीच में हुई, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका और रूस के बीच में हुई थी। वार्सा की जो संधि थी उसको जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था, जर्मनी इसको अपना नहीं रहा था, क्योंकि देखो क्यों, यार इस वाली संधि के अंदर जर्मनी से बहुत ज़्यादा उसकी ज़मीन का हिस्सा छीना जा रहा था, उससे बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे थे और जर्मनी को पूरी तरीके से मतलब दबाया जा रहा था। जर्मनी इसको अपनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने, जो गठबंधन देश थे, इन्होंने जर्मनी को इसे अपनाने के लिए मजबूर किया कि या तो आप इसको अपना लो वरना दोबारा एक और युद्ध झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और जर्मनी अब युद्ध झेलने के लिए तैयार नहीं था, तो इसीलिए मजबूरन जर्मनी को ये संधि अपनानी पड़ी, इस पर साइन करना पड़ा। इसी वजह से एडोल्फ हिटलर और जो दूसरे जर्मन लोग थे वो इस संधि को अपमानजनक मानते थे कि इससे हमारी बेइज्जती हुई है, और यही कारण था कि यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण में से एक थी कि जर्मनी जो थी अब वो बदला लेना चाहती थी उन देशों से, जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। अब हम बात करते हैं वार्सा संधि की कुछ व्यवस्थाएं, प्रमुख व्यवस्थाएं, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं थी, क्या क्या बातें कही गई थी, क्या क्या था। तो वार्सा संधि की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, वो प्रमुख व्यवस्थाएं थी, यहाँ पर व्यवस्थाएं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं थी जिनमें पहली थी प्रादेशिक व्यवस्थाएं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, इस संधि के अंदर फ्रांस को अपने अल्सास और लारन प्रदेश जो है वो प्राप्त हुए, यानी कि जर्मनी ने जो फ्रांस से उसके अल्सास और लारेन प्रदेश जो थे वो छीन लिए थे, तो इस वाली संधि में फ्रांस को वो वापस कर दिए गए। और बेल्जियम और लक्समबर्ग की तटस्थता, यानी कि तटस्थता का मतलब क्या होता है, विश्व से कोई मतलब ना रखना, यानी कि ये जो जगह थी इनका मानना था कि मतलब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो इनकी जो तटस्थता थी वो समाप्त कर दी गई, अब इन्हें पूरे विश्व के हिसाब से चलाया गया। तो बेल्जियम और लक्समबर्ग की तटस्थता को खत्म कर दिया गया, और मार्क्सनेट, यूपेन और मालमेडी नामक जर्मन प्रदेश, यानी कि ऐसी कुछ जगह है जर्मन में है जो वो बेल्जियम को दे दिए गए। किसे दे दिए गए, बेल्जियम को दे दिए गए। और जर्मनी ने मेमल बंदरगाह और उसके आसपास की भूमि को मित्र राष्ट्रों को सौंप दिया, यानी कि मित्र राष्ट्र ने जर्मनी को बोला कि अपना मेमल बंदरगाह और उसके आसपास की जितनी भी भूमि है वो हमें दे दो, तो ये जो जगह थी वो मित्र राष्ट्रों को सौंप दी गई। उत्तरी जर्मनी का
स्लेश्विक प्रदेश जनमत संग्रह के साथ डेनमार्क को दे दिया गया। यानी कि उत्तरी जर्मनी का जो हिस्सा था वो जनमत संग्रह यानी कि जनता की रजामंदी के साथ, जनमत संग्रह का मतलब होता है पूरी जनता से वोट डलवाया जाता है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं कहाँ नहीं, तो जनमत संग्रह के साथ डेनमार्क को दे दिया गया। नेक्स्ट आता पूर्व, जो जर्मनी के ईस्ट तरफ का जो जगह थी, तो जर्मनी को अपनी पश्चिमी प्रदेश और साइलेशिया का जो कुछ भाग था वो पोलैंड को देना पड़ा। यानी कि इसकी जो जगह थी इसको इनका कुछ हिस्सा पोलैंड को देना पड़ा। कहाँ का? अपनी ईस्ट तरफ का। यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो अपने ईस्ट वाले हिस्से का कुछ हिस्सा इसको पोलैंड को देना पड़ा। दक्षिण यानी कि साउथ में जर्मनी के एक छोटे से भूभाग, यहाँ पर बात आती है। जर्मनी के साउथ का एक छोटा सा भाग था, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा भूभाग, वो चेकोस्लोवाकिया को सौंप दिया गया। किसको दे दिया गया? चेकोस्लोवाकिया राज्य को दे दिया गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड्स, जर्मनी अगर इतना बड़ा था तो जर्मनी को इसको दे, पोलैंड को दे, चेकोस्लोवाकिया दो को दे, मित्र राष्ट्रों को दे, न्यूजीलैंड, जापान, इन सबको दे दे के जर्मनी की जो जगह थी वो इतनी सी छोड़ी, यानी कि बहुत कम छोड़ी। एक तरीके से विश्व का पूरा मैप ही बदल दिया इस वार्सा संधि ने, और जिसकी वजह से जर्मनी इतना ज़्यादा गुस्सा भी हो गया था इन सब मित्र देशों से, और जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। तो ये पॉइंट क्लियर होता है ना। तो नेक्स्ट आता है अनेक प्रदेशों में जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई। यानी कि जर्मनी के अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई कि जनता से वोट्स मांगे गए कि उन्हें कहाँ जाना है, और जिन गाँव ने पोलैंड के पक्ष में, यानी कि जिन्होंने बोला कि हाँ हम पोलैंड में जाना चाहते हैं, तो उन गाँवों को पोलैंड को दे दिया गया। जर्मनी के उपनिवेश यानी कि वो देश, या ठीक है ना, जो जर्मनी के नीचे थे, यानी कि जिनके ऊपर जर्मनी ने एक तरीके से कब्जा किया हुआ था, तो वो जितने भी उपनिवेश देश थे वो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान को दे दिए गए। यानी कि इन सब देशों में बांट दिए गए। टोगोलैंड तथा कैमरून फ्रांस को, और उनानटुंग के जर्मन क्षेत्र आदि जापान को प्राप्त हो गए। तो टोगोलैंड और कैमरून जो जगह थी वो फ्रांस को मिल गई, और उनानटांग जो जगह थी वो जापान को दे दी गई। राइन नदी के बाएं तरफ देखो यहाँ पे क्या बोला गया, जैसे ये मेरी राइन नदी है, ठीक है ना, ये है मेरी राइन नदी, तो इसके बाएं तरफ का और इसके दाएं तरफ का जो हिस्सा था उसको निशस्त्रीकरण कर दिया गया, और उसके बाएं तरफ का 50 किलोमीटर तक का जो भी हिस्सा था यहाँ तक का, वो जो है निशस्त्रीकरण कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे बोल दिया गया कि इस तरफ का भी जो देश है और इस तरफ जो देश है, नदी के दोनों तरफ जो भी देश है, वो अपनी सेना इतने हिस्से में खड़ी नहीं करेंगे। यानी कि उनके कोई भी सैनिक यहाँ पर अपना हथियार लेके खड़ा नहीं हो सकता है। इस जगह को निशस्त्रीकरण कर दिया गया। देखो, क्योंकि यार पता है ये राइन नदी जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण थी प्रथम विश्व युद्ध के होने का। नेक्स्ट आता है अब हमारा आर्थिक व्यवस्थाएं। हमने प्रादेशिक व्यवस्थाएं पढ़ ली, अब हम देखेंगे आर्थिक व्यवस्थाएं कि वार्सा संधि में अब आर्थिक रूप से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इस वार्सा संधि के अंदर मेनली किसको, जर्मनी को जो है दोषी ठहराया गया था कि इसी की वजह से पूरा युद्ध हुआ था। तो इसीलिए पूरी वार्सा संधि में जो जो हर्जाने लगाए गए हैं, जो जो कुछ भुगतना पड़ा है, जर्मनी को ही भुगतना पड़ा है। ज़्यादातर जर्मनी से ही उसका सारा क्षेत्र छीन लिया गया। अब आर्थिक रूप से भी जर्मनी को ही ग्रस्त होना पड़ा। कैसे? देखो, वार्सा संधि का जो उद्देश्य था वो जर्मनी की आर्थिक अवस्था को कमज़ोर करना था, ताकि जर्मनी दोबारा इतना ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए कि वो दोबारा कभी किसी देश के लिए खतरा बन जाए और युद्ध कर सके। तो वार्सा संधि का एक मेन मोटिव तो यही था कि जर्मनी को पूरी तरीके से कमज़ोर बना दो। संधि की आर्थिक व्यवस्थाएं जो थी वो कुछ इस तरीके से निम्नलिखित थी कि जर्मनी 500 करोड़ की कीमत का सोना, जहाज और दूसरी चीज़ें जो है वो मित्र राष्ट्रों को देगा। कितना? 500 करोड़ की चीज़ें जो थी वो मित्र राष्ट्रों को देगा। और ऐसा क्यों किया इन मित्र राष्ट्रों ने? ताकि जर्मनी कमज़ोर हो जाए आर्थिक स्थिति से और ये कभी हमारे खिलाफ ना लड़ सके, या फिर कभी कोई भी युद्ध ना लड़ सके। जर्मनी पर यह भार सौंप दिया गया कि वह युद्ध काल में नष्ट हुए क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए क्षतिपूर्ति करें। अब जर्मनी के ऊपर एक और बात सौंप दी, यानी कि एक और जिम्मा उसके सिर पर दे दिया, एक और जिम्मा उसको दे दिया गया कि अब जैसे कि देखो, इसको जिम्मेदार ठहराया गया युद्ध के लिए। इसको बोला आप जिम्मेदार हो युद्ध के लिए। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपको किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया है, तो क्या होता है कि आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा सा हर्जाना भुगतना पड़ता है कि आपने जो चीज़ गलत की। अगर आपने कभी स्कूल में, मतलब होता है ना, कभी स्कूल में आपने ब्लैक बोर्ड तोड़ दिया, तो क्या होता है, आपके पेरेंट्स से उसके लिए, उस ब्लैक बोर्ड की क्षतिपूर्ति के लिए, यानी कि जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो यही हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ
कि युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो है यानी कि उसको पूरा करने के लिए अब जर्मनी को बोला कि अब आप पुनर्निर्माण करोगे, यानी कि जो जो जगह आपने नष्ट की हैं, जो जो चीज़ें बर्बाद की हैं, अब उनको दोबारा बनाओ। तो इसके लिए जर्मनी को मशीनें, औजार, लोहा और चूना भी देना पड़ा था। नेक्स्ट आता है मित्र राष्ट्रों को यह भी अधिकार दे दिया गया था कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में वे जर्मनी से टैक्स को वसूल कर ले, यानी कि अब इस संधि ने मित्र राष्ट्रों को इतना अधिकार दे दिया कि वो जर्मनी से टैक्स ले, ताकि जितना भी नुकसान किया है जर्मनी ने उसको पूरा किया जा सके। और इसके बदले में जर्मनी को 1600 टन भार वाले जहाज मित्र राष्ट्रों को देने पड़े, यानी कि इतने वजन वाले जो टैंक जो जहाज थे वो मित्र राष्ट्रों को देने पड़े उसे। जर्मनी से ये भी कहा गया कि वह 10 साल तक 7 करोड़ टन कोयला फ्रांस को, 8 करोड़ टन कोयला बेल्जियम को, 7 लाख टन कोयला इटली को भेजता रहेगा। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। और इसके अलावा जर्मनी को अन्य रासायनिक पदार्थ भी भेजना था, यानी कि ये कोयला तो भेजना ही था, इसके अलावा रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो भी भेजने थे, केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी भेजने थे जर्मनी को, इन देशों को। तो देखो यार, जर्मनी को जो वार्सा संधि थी ये जर्मनी पर इस तरीके से थोपी गई कि जर्मनी पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाए, आर्थिक स्थिति से भी, सैनिक रूप मतलब सैनिक व्यवस्था के रूप में भी, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, और उसकी ज़मीन भी उससे छीन ली गई, यानी कि जर्मनी को किस लायक ना छोड़ा जाए ये ध्यान में रखकर यह संधि बनाई गई। मित्र राष्ट्रों ने जर्मन उपनिवेशों से उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया, यानी कि अब जर्मन के जितने भी उसके नीचे यानी कि जो उसके कब्जे में जितने भी देश थे, उपनिवेश थे, मित्र राष्ट्रों ने वहां से भी जर्मनी की पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया, ताकि जर्मनी कहीं से भी अपने आप को मजबूत ना कर पाए। नेक्स्ट आता है सैनिक व्यवस्थाएं। तो जर्मनी की सेनाओं के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। अब वो क्या क्या प्रतिबंध थे? तो जर्मनी की अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई, यानी कि जो सेना में भर्ती होने की जो पूरी प्रोसेस था वो पूरा खत्म कर दिया गया कि अब कोई ऐसा नहीं होएगा, भर्ती नहीं होगी, कोई सैनिक सेवा नहीं दी जाएगी जर्मनी के सैनिकों को। ऐसी व्यवस्था की गई इससे अधिक व्यक्ति सैनिक शिक्षा ना प्राप्त कर सके, यानी कि देखो ऐसी व्यवस्था की गई जिससे कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो सैनिक शिक्षा ना प्राप्त कर सकें, और अगर सैनिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो सैनिकों की भर्ती भी नहीं होगी। तो ऐसी व्यवस्था की गई। जर्मनी नौसेना को अत्यंत सीमित कर दिया गया, यानी कि जो पूरी इनकी नेवी थी इसको लिमिटेड कर दिया गया, यानी इसके ऊपर अंकुश लगा दिए गए। आप इतने सैनिक रखोगे, इतने जहाज रखोगे, इतनी पनडुब्बियां रखोगे, इतना प्लेन्स रखोगे, मतलब बहुत लिमिटेड कर दिया गया। और हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया पूरी तरीके से जर्मनी में, कि अब जर्मनी में कोई भी हथियार का उत्पादन नहीं होगा। और राइन के क्षेत्र में, जो मैंने अभी बताया था, राइन नदी के क्षेत्र में असैनिकीकरण कर दिया, यानी कि कोई भी सैनिक यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये कुछ सैनिक व्यवस्थाएं की थी, और कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी की थी, उनको देखते हैं। तो वार्सा संधि में राष्ट्र संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई, यानी कि वार्सा संधि के अंदर ही राष्ट्र संघ की जो स्थापना है उसकी कैसे व्यवस्था करनी है, क्यों करनी है, तो ये बात इसमें कही गई थी। और वार्सा संधि के द्वारा ही बेल्जियम, पोलैंड और यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया को स्वतंत्रता दी गई। पोलैंड आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या आएगा? पोलैंड, ठीक है ना। पोलैंड को जो है वो स्वतंत्रता दी गई वार्सा संधि के तहत। नेक्स्ट आता है अब हमारा वार्सा संधि की प्रमुख समस्याएं। देखो यार, जर्मनी के साथ जब संधि कर रहे थे तो मित्र राष्ट्रों को जिन समस्याओं का हल ढूंढना था उनमें से कुछ समस्याएं मैंने नीचे बताई हैं। तो वही हमारी वार्सा संधि की प्रमुख समस्याएं। मित्र राष्ट्रों का किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा जर्मनी के साथ संधि करते वक्त? तो पहली समस्या तो थी कि एक ऐसी व्यवस्था करना जिससे भविष्य में युद्ध की संभावना दूर हो सके, यानी कि वही जो मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्र संघ, ठीक है ना। इन्होंने राष्ट्र संघ का निर्माण करने की सोची, ताकि अगर कभी युद्ध होने की संभावना होती है तो ये जो संघ है ये युद्ध को रोक सके। दूसरा, इस बात को सुनिश्चित करना कि जर्मनी भविष्य में फिर कभी इतना ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए ताकि वो फ्रांस के लिए खतरे का कारण बन सके। तो इस पॉइंट को बहुत पूरी तरीके से दिमाग में रखा गया संधि को बनाते वक्त, कि जर्मनी को किस तरीके से बिल्कुल नीचे से नीचे लेवल पर लाया जाए। तीसरा आता है जर्मनी की अधीनता वाले उपनिवेशों की क्या व्यवस्था की जाए, यानी कि जो जो देश जर्मनी के अधीन है, जर्मनी के अंडर में आते हैं, तो अब उनकी क्या व्यवस्था की जाए, उनके साथ क्या किया जाए। तो ये भी एक क्वेश्चन आया, इन समस्या का भी उन्हें हल ढूंढना था। दूसरी, जर्मनी से हर्जाने की क्या मात्रा ली जाए, यानी कि अब जर्मनी ने जो इतना नुकसान किया है मित्र राष्ट्रों के हिसाब से, तो जर्मनी से कितनी अमाउंट लेनी चाहिए उन्हें हर्जाने की। तो ये कुछ समस्याएं थी जो
उन मित्र राष्ट्रों के सामने आई। अब हम बात करेंगे दूसरी शांति संधियों की। हमने बात की वार्सा संधि की, अब हम बात करेंगे अन्य शांति संधियों की। तो पहली आती है इसमें सेंट जर्मेन की संधि। तो 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंट जर्मेन की ये संधि की गई थी। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंट जर्मेन की संधि की गई थी। सेंट जर्मेन की संधि जो है मित्र राष्ट्रों यानी कि इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच की गई थी। किस किस के बीच? ऑस्ट्रेलिया और मित्र राष्ट्रों के बीच की गई थी। यह संधि पेरिस के पास सेंट जर्मेन नामक एक प्राचीन जगह पर हुई थी। इसी वजह से इस संधि को सेंट जर्मेन की संधि कहते हैं, क्योंकि ये संधि हुई कहाँ पर थी? सेंट जर्मेन नामक जगह पर। इस संधि में 381 धाराएं थी और इस संधि की जो मुख्य बातें हैं अब हम एक एक करके उन्हें देखते हैं। तो बोस्निया और हर्जेगोविना प्रदेश छीनकर सर्बिया को दे दिए गए, यानी कि इस संधि के तहत बोस्निया और हर्जेगोविना ये जो जगह थी ये छीनकर सर्बिया को दे दी गई और कुछ क्षेत्रों को अलग कर यानी कि चेकोस्लोवाकिया राज्य की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? चेकोस्लोवाकिया की स्थापना की गई। एक और पॉइंट आता है इसमें इसकी मुख्य बातों में कि ऑस्ट्रिया पर जर्मनी के साथ किसी भी प्रकार के राजनीतिक संबंध बनाए रखने पर रोक लगाई गई, यानी कि ऑस्ट्रिया को यह कहा गया कि आप जर्मनी के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेंगे, राजनीतिक रूप से कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को इस चीज़ के लिए मजबूर किया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी जो इस संधि में हुई थी। नेक्स्ट आती है वो हमारी त्रियानो की संधि। तो युद्ध समाप्ति के बाद यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो हंगरी की आर्थिक स्थिति इतनी अव्यवस्थित थी, यानी कि उसमें कोई ऐसी अच्छी मतलब कोई व्यवस्था नहीं चल रही थी, वो एकदम उथल पुथल हो रखी थी। हंगरी में आर्थिक उसकी जो आंतरिक स्थिति थी उसमें उथल पुथल हो रखी थी, तो वहाँ कोई सरकार ही नहीं बन सकी, जिसकी वजह से यानी कि देखो क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस वक्त वहाँ पर कोई सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि जो हंगरी के अंदर की जो स्थिति, उस देश के अंदर की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रखी थी उस देश के अंदर। नवंबर 1920 में वहाँ एक नई सरकार गठित हुई, यानी कि एक नई सरकार बनी जिसे मित्र राज्यों ने मान्यता दे दी, यानी कि जो मित्र देश थे उन्होंने मान्यता दे दी उस सरकार को। 4 जून 1920 को हंगरी के प्रतिनिधि मंडल ने त्रियानो के राजमहल में संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। अब ये जो त्रियानो की संधि हुई थी ये मित्र देशों और हंगरी के बीच में हुई थी। तो 4 जून 1920 को हंगरी का जो उस वक्त प्रतिनिधि मंडल रहा, जो भी मतलब शासक वगैरह रहे, तो उन्होंने त्रियानो के राजमहल में संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और इस संधि के अनुसार हंगरी राज्य का बहुत सा भाग यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया को दिया गया। तो इस संधि में क्या कहा गया कि हंगरी का जो बहुत सारा हिस्सा है वो इन सब देशों को दे दो और यूगोस्लोवाकिया को हंगरी, कोटिया, स्लोवानिया और वनाट का कुछ भाग दे दिया गया और यूगोस्लाविया को जो है वो हंगरी का हिस्सा दे दिया गया। कोटिया मतलब इन सब देशों की जो जगह थी वो थोड़ी थोड़ी करके यूगोस्लोवाकिया को दे दी गई और चेकोस्लोवाकिया को कार्पेशियन पर्वत के दक्षिण और पूर्व की ओर स्थित कुछ भाग प्राप्त हुए, यानी कि जो कार्पेशियन पर्वत था, जो पहाड़ था, इसके दक्षिण और पूर्व की ओर जो जगह थी स्थित थी वो हिस्से चेकोस्लोवाकिया को दे दिए गए इस संधि के तहत। रोमानिया को ट्रांसिल्वानिया का प्रदेश और उसके पश्चिम में स्थित कुछ मैदानी भाग एवं वनाट का 2/3 भाग प्राप्त हुआ। तो अब इस संधि में रोमानिया को क्या क्या मिला? तो ट्रांसिल्वानिया का प्रदेश और उसके पश्चिम में जितने भी मैदानी हिस्से थे वो मिल गए और वनाट का 2/3 हिस्सा जो था वो रोमानिया को मिला। इसके अलावा ऑस्ट्रिया का और भी राज्य जो था वो प्राप्त हुआ रोमानिया को और विजित राज्यों में ऑस्ट्रिया को अत्यधिक राज्य प्राप्त हुआ, यानी कि क्या हुआ, जीतने वाले जो ये राज्य था ऑस्ट्रिया, विजित राज्य यानी कि जीतने वाला जो देश था ये ऑस्ट्रिया, इसको बहुत ज्यादा जगह जो थी वो प्राप्त हुई। इस प्रकार त्रियानो की संधि के अनुसार हंगरी का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या बहुत कम रह गई। देखो यार क्या हुआ, हंगरी की इतनी सारी जगह तो इन सब देशों को दे दी तो हंगरी तो बहुत छोटा हो गया और इसकी जनसंख्या भी कम हो गई। तो जो क्षेत्रफल था वो 1,25,000 वर्ग मील की जगह 35,000 वर्ग मील रह गया और जनसंख्या 2 करोड़ की बजाय 80 लाख रह गई और नौसेना को भंग कर दिया गया, यानी कि अब इसकी नौसेना को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और जो स्थल सेना थी, दूसरी सेना थी, उसको घटाकर 35,000 कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसी संधि में मतलब इस संधि के हिसाब से ये कुछ बदलाव किए गए हंगरी के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया त्रियानो की संधि। नेक्स्ट आता है हमारा सेवर्स की संधि। तो इस संधि के हिसाब से तुर्की को मिस्र, सूडान, साइप्रस, त्रिपोलिटानिया, मोरक्को और ट्यूनिस, अरब पैलेस्टाइन,
मेसोपोटामिया तथा सीरिया पर अपने समस्त अधिकार छोड़ने पड़े। यानी तुर्की जो था अब उसको इन सब देशों पर से अपने अधिकार छोड़ने पड़े। इन शॉर्ट बात यही है, ठीक है ना, समझ गए ना। ये सारे देश के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। देखो है हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको याद करनी पड़ती हैं, डेट्स वगैरह, ठीक है ना, किन किन देशों के बीच में युद्ध हुआ, कौन से देश को कौन सी जगह मिली युद्ध के बाद, तो ये सब आपको ये रटनी पड़ेंगी, आपको याद करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं सेवर्स जो हमारी संधि थी उसके दूसरे पॉइंट की। देखो पहले पॉइंट में था कि तुर्की को जो है वो बहुत सारे देशों पर से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। दूसरा यूनान यानी कि ग्रीस को पूर्वी थ्रेस का कुछ हिस्सा मिल गया और एशियन सागर में स्थित कुछ द्वीप प्राप्त हुए, यानी कि एशियन सागर में जो बहुत ऐसे कुछ द्वीप थे जो ग्रीस को मिल गए। तीसरा पॉइंट है हमारा डार्डेनलीज के जल मड्रू मध्य को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र घोषित कर देगा। यानी कि डार्डेनलीज का जो एक ये जल मड्रू मध्य है, एक जगह है, इसको अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल और उसके आसपास का जो भाग था वो तुर्की के सुल्तान के अधीन बना रहा। यानी कि इसके ये जो जगह है, ये जो देश है और इसके आसपास की जो जगह है वो तुर्की सुल्तान के अधीन में ही रही, वो तुर्कों के मतलब उन्हीं के अंडर में रही, उन्हीं का राज चल रहा था उस वक्त उस पर। तुर्की के अर्मानिया को स्वतंत्र राज्य मान लिया गया, यानी कि अब इसको स्वतंत्र कर दिया गया और बुद्धिस्तान को आंतरिक स्वराज्य देने का वचन दिया, यानी कि इसको भी थोड़ी सी स्वतंत्रता देने का जो है वचन दे दिया गया। अरब में हिजाब के राज्यों को भी मान लिया गया, यानी कि अरब में जो हिजाब के राज्य थे उनको भी मान लिया गया। लेबनान, सीरिया, मेसोपोटामिया और पैलेस्टाइन का जो अधिदेशाधीन क्षेत्र बनाया गया, यानी कि इनको अधिदेशाधीन क्षेत्र बना दिया गया। एशिया माइनर में केवल एनालेलिया का क्षेत्र तुर्की के अधीन बना रहा। यार देखो कुछ ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आ गए हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है, तो इनमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, यहाँ आपको रटने पड़ेंगे। और इस संधि के तहत जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तुर्की के हाथ से निकल गया और ये जो संधि थी ये कार्यान्वित ना हो सकी, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक इसने काम नहीं किया, ये बीच में ही आगे थोड़े टाइम बाद ही जाकर इसको विफल हो गई, यानी कि असफल हो गई ये संधि। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में इस संधि के विरुद्ध जो है एक ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ। तुर्की में जो है इस संधि के खिलाफ एक आंदोलन किया गया जिसकी वजह से इस संधि को ख़त्म कर दिया गया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा की शक्ति का अंत कर दिया। तो ये पॉइंट आप समझ गए, यानी कि खलीफा की शक्ति से मतलब है वहाँ पे कोई शासक होगा, कुछ होगा खलीफा, तो उसकी जो शक्ति थी, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ये जो आंदोलन किए थे इसके ज़रिए इन्होंने उसकी शक्ति को ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर यही बात भी आती है कि इसके साथ साथ इन्होंने इस संधि को भी खत्म कर दिया। तो ये जो पूरा चैप्टर था ये फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेस करूँ या फिर कुछ भी चेंज करूँ तो आप मुझे वो भी अपना सजेशन दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ और मैं मोटिवेट हो सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मैं एक बार और आपको एक और बात मैं दोबारा से बोल दूँ, देखो यार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें मैं आपके लिए चाहकर भी ईजी नहीं कर पाती हूँ, तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ भी ईजी नहीं कर पाई हूँ, ये मुझे भी पता है। मुझे पढ़ाते वक्त पता लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये चीज़ें आपको रटनी ही रटनी पड़ेंगी। यहाँ पर आप कोशिश कर सकते हो कि जो पॉइंट्स मैंने दिए आप इन्हें और थोड़ा छोटा बना अपनी कोशिश कर सकते हो, या फिर जैसे भी आप ट्रिक्स लगा के इन्हें याद करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।